everyone, welcome to AWA Family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी AWA। तो बेटा आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो 12th साइंस के सिलेबस में स्टेट बोर्ड के लिए नए से ऐड हुआ है। ये पिछले साल तक नहीं था। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज एडेड इन योर सिलेबस और ये JEE के लिए भी हेल्पफुल है। नो डाउट CET के लिए भी रहेगा, स्टेट बोर्ड के लिए भी रहेगा 12 के, और ये इंजीनियरिंग के लिए भी हेल्पफुल टॉपिक है। बेटा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि आप कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव सक्सेसिवली करते जाओ n टाइम्स, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को दूसरा नाम है nth डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली n टाइम्स। 5 बार 6 बार आप करते जा सकते हो। ये वीडियो देखने से पहले आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो मैंने वीडियो बनाया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो देखना ज़रूरी है। उसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बनाए थे। एट द सेम टाइम जिसका डेरिवेटिव का बेसिक अगर स्ट्रांग है बेटा, जिसको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आता है, वही स्टूडेंट ये हायर डेरिवेटिव का पार्ट पढ़ सकते हैं। इसलिए आप वो पहले प्रिपेयर करो एंड देन गो फॉर दिस टॉपिक। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या फिर nth डेरिवेटिव के लिए कोई एक जनरल फॉर्मूला नहीं है। हर स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए हर अलग अलग फॉर्मूले से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए कोई स्टैंडर्ड एक सिंपल जनरल फॉर्मूला सारे फंक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। हर स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए अलग जनरल फॉर्मूला रहेगा। उसी को आप अल्गोरिथम्स बोल सकते हैं और अल्गोरिथम आप हर फंक्शन को यूज कर सकते हो। ओके ना, उसके बाद इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। पहला है सिंपल डिफरेंशिएट करो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर ये 2-3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कुछ चेंजेस उस फंक्शन में दिखाई देंगे कि क्या हो रहे हैं, तो फिर उस चेंजेस को ऑब्जर्व करना जरूरी है। कोएफिशिएंट में चेंजेस हो सकते हैं, एंगल्स में, पावर में, साइंस में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिसाइड विच generalized formula is suitable for that nth derivative. Express nth derivative according to the changes. तो जब हम कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ा देता हूँ और बाकी जो नहीं पढ़ाऊंगा उसके आंसर्स और उसका सॉल्यूशन वगैरह आपको वीडियो में मिलते जाएगा। तो पहले आप एक एक करके इस वीडियो को समझते जाओ, इस टॉपिक को समझते जाओ। ओके, तो पहला प्रॉब्लम है बेटा, उसका हेडलाइन है फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। ये जो प्रॉब्लम नीचे लिखे उसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है और इसमें है ax + b रेज़ टू पावर m। तो देखो बेटा, लेट y = ax + b रेज़ टू पावर m। इसका आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। आई टोल्ड यू nth डेरिवेटिव निकालने से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। और एक कुछ चीजें आपको याद रखना है, मैं dy/dx न लिखते उसको y1 लिखूंगा। वैसे बेटा d2y/dx² न लिखते मैं उसको y2 लिखूंगा। और d3y या फिर उसको डायरेक्ट dny/dx⁻n इसको मैं yn लिखूंगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव। इस प्रकार से आप याद रखना, उससे हमारा टाइम बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट y1 बोल देता हूँ। पहला डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग। और कैसे होगा, इट्स ए कंपोजिट फंक्शन। तो बेटा पावर आगे लेना, एक से कम कर देना। ये तो हम जनरली करते हैं, लेकिन ये अंदर के टर्म का डेरिवेटिव साइड में करना पड़ेगा। तो ax का डेरिवेटिव a आएगा क्योंकि x का होता है 1, तो 1 × a और b इज अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव इज 0। तो यहाँ पे साइड में सिर्फ a आया है। कम ऑन, पहले पावर को आगे लाया, x से कम किया, फिर अंदर के टर्म का डेरिवेटिव किया, तो ax + b का डेरिवेटिव सिर्फ a आया। x का 1 × a और b का डेरिवेटिव 0। तो ये पहला डेरिवेटिव हो चुका। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप पेपर में पूरा डिटेल में लिखते जाओ। अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो, अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करें तो आप फटाफट डेरिवेटिव करते जाओ।
आगे के कुछ प्रॉब्लम है मैं भले ही आपको कुछ नहीं पूरा लिख कर दूंगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है। अब बेटा सेकेंड डेरिवेटिव y2, यम और ए कांस्टेंट ही है, तो इसलिए मैं यम और ए को सामने लिख लेता हूँ। डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म का होगा जिसमें x का टर्म है। कम ऑन, वापस आप पहले ये टर्म को देखने से पहले इस पावर के बारे में सोचोगे तो ये पावर आगे आएगा और x से फिर उसको कम करना पड़ेगा, तो m-2 आएगा बेटा ऊपर। x से कम करो ना पावर को, और डोंट फॉरगेट जैसे पावर आगे और x से कम वैसे अंदर के टर्म का डेरिवेटिव साइड में होना चाहिए। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव अगर आप साइड में करोगे तो वापस a आएगा। अब आप इसको सिर्फ अच्छे से लिख लो, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव मुझे कैसे मिला, a स्क्वायर मिला a इंटू ए, उसके बाद यम इंटू m-1 मिला, ए x प्लस बी रेस टू पावर m-2 मिला। इसी प्रकार से आप अगेन तीसरा डेरिवेटिव करो, y3 बोल रहा हूँ मैं उसको। तो क्या एक्सपेक्ट है बेटा, थोड़ा सा डायरेक्ट सोचो अब क्या एक्सपेक्ट है। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है, लेकिन ये टर्म इस x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ये टर्म एज इट इज आएंगे, फिर इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये पावर आगे आएगा x से कम हो जाएगा और वापस ये अंदर के टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ a आएगा। ऑल इन ऑल अगर सोचोगे ना बेटा तो यहाँ a³ आएगा, फिर यम इंटू m-1 इंटू m-2 और यहाँ आएगा ax प्लस बी रेस टू पावर m-3 एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। जब आप चौथा करोगे तो इसी प्रकार से आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। सवाल है कि यार आपको nth डेरिवेटिव चाहिए तो क्या कर सकते हो, सिमिलरली फिर आप यहाँ लिख सकते हो yn यानी nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव कैसे होगा फिर देखो, आप जनरलाइज ऑब्जर्व करो, जब आप तीसरा डेरिवेटिव कर रहे थे तो a के ऊपर पावर 3 आ रहा था, सेकेंड कर रहे थे तो a के पावर में 2 आ रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। तो बेटा जब yn nth डेरिवेटिव करोगे तो a रेस टू पावर n आएगा, कम ऑन। उसके बाद जब आप थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हो तो ये m एक से कम होते गया, लेकिन कहाँ तक रुक गए, m-2 तक, यानी 3 से एक कम करके यानी 2 तक। जब 2 के लिए गए तो 1 तक के आया, तो डेफिनेटली जब m के लिए जाओगे बेटा तो कैसे आएगा, यम m-1 m-2 अब 2 कहाँ जाएगा, यम -n-1। मैंने m नहीं लिखा क्योंकि आप समझो जब थर्ड कर रहे थे तो यहाँ 2 आ रहा था, यानी जितना डेरिवेटिव कर रहे हो उससे यहाँ पे एक कम हो रहा है। तो अगर n के लिए कर रहे हो तो यहाँ n-1 आना चाहिए ना, तो ऑब्जर्व करो इसको। उसके बाद ax प्लस बी रेस टू पावर m-3, जब थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हो तो m में से 3 माइनस हो रहा है, जब सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे थे तो m में से 2 माइनस हो रहा है। तो जब n डेरिवेटिव करोगे बेटा तो ax प्लस बी रेस टू पावर m-n आएगा। हैव अ लुक, यहाँ तक क्या है बहुत अच्छा लगा, लेकिन बेटा क्यों ना इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती है, अलग अलग कंडीशंस आप थोड़ा सोच सकते हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये पावर भी डिसाइड करेगा ना कि आपको कहाँ तक के डेरिवेटिव करना है या फिर कितनी बार कर रहे हैं, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना जब ax प्लस बी रेस टू पावर m या फिर x रेस टू पावर m, जो ये सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस प्रकार के अगर प्रॉब्लम आती है इसमें 3 चीज़ें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। चलो मैं एक एक आपको क्लियर कर देता हूँ, समझ के चलो बेटा। केस 1, इसमें केस 1 क्या है पता है कि इफ अगर सपोज यम ग्रेटर देन 0 है, यम तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, और दूसरी बात अगर यम n से भी बड़ा है, n से बड़ा है बोले तो सपोज ये 5 है और आप डेरिवेटिव 4 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, तो इस प्रकार से तो आप क्या करो, वो वैल्यूज इसमें रख के देखो आप लगे तो इस फॉर्मूला में आप ये ट्राई करो कि यम बड़ा होना चाहिए और n छोटा होना चाहिए। यानी सपोज यम आपने 4 डिसाइड किया है तो n को आप 2 लो, 3 लो, उससे कम दो। तो उस ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि इसमें छोटे से चेंजेस मैं आपको बता दूँ। yn इज इक्वल टू a रेस टू पावर n यम m-1। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बराबर ऑब्जर्व करना। यहाँ पे है यम
माइनस एन प्लस 1। सोचो इसके आगे क्या आएगा बेटा, इससे एक एक से कम करते जा रहे हैं हम इसको, और अगर एक से कम करोगे तो माइनस 1, क्योंकि देखो ना यम को एक से कम किया यम माइनस 1 मिला, उसको एक से कम किया यम माइनस 2 मिला, ऐसे करते जा रहे हैं। अब इसको और अगर एक से कम करोगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर यहाँ कौन आएगा, यम माइनस यन आएगा। कम ऑन, और इसको एक से कम करते जाओगे तो ऐसा एक सिचुएशन जरूर आएगा जहाँ पे 2 मिलेगा, आखिरी में 1 मिलेगा, एंड देन ax प्लस बी रेज टू पावर m माइनस n आएगा। सोचो, जब आप पहला केस यहाँ सोचोगे बेटा, इफ m ग्रेटर देन 0 यानी m 0 से बड़ा है और m n से भी अगर बड़ा है, जैसे मैंने बोला कि m बोले तो 5 है तो n आप 4 3 2 1 अगर लेकर देखते हो ना बेटा, तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगी कि ये जो m को एक एक से कम करते रहते वो 1 तक के जाएगा, और बराबर मैंने इस टर्म के बाद जो पार्ट यहाँ लिखा है वही टर्म को मैंने नीचे एडजस्ट किया है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो यहाँ लिखा। वैसे ये प्रॉब्लम देखो यहाँ तक क्या आया था, फिर मैंने न्यूमरेटर में जो लिखा है ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट, वही इतना ही सेम पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इससे क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक फैक्टोरियल तैयार हो रहा है। यू नो बेटा, फैक्टोरियल बोले तो क्या होता है, उसी नंबर से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 फैक्टोरियल के बारे में बताओ तो व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे ही अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो ये यम का फैक्टोरियल है। देखो बेटा, यम को एक एक से कम करो, m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू व्हाट 2 इंटू 1 तक, और ये m माइनस n का फैक्टोरियल रहेगा क्योंकि m माइनस 1 से m माइनस n से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है। तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व करके फिर आप जनरली एक चीज यहाँ लिख सकते हो, कौन सा, a रेज टू पावर n इंटू में काय का फैक्टोरियल, यम का फैक्टोरियल, ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस n, और अपन में बेटा यम माइनस n का फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब m ग्रेटर देन 0 हो, एट द सेम टाइम यम ग्रेटर देन n हो। अब हम सेकेंड केस के बारे में ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड केस में क्या, वापस यम ग्रेटर देन 0 और यम इक्वल टू n अगर है सपोज, यानी यम और n अगर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल यम और n अगर सेम है, तो फिर यहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे आप, तो उसमें क्या होगा बेटा, इसमें आप यम इज इक्वल टू n, इसमें नहीं, ये तो यम ग्रेटर देन n के लिए हमने सॉल्व किया, ये जो आपको मिला था ओरिजिनल वाला, इसमें यम इक्वल टू n रख के देखो, m इक्वल टू n रखोगे तो ये m यहाँ n रखने के बाद n माइनस n कैंसल होके और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो, तो ओवरऑल इसके जगह आएगा 1। सोचो, यानी यम से लेकर एक एक से कम होके ये खत्म हो रहा है 1 पे, और जब यहाँ रखोगे आप m के जगह n तो n माइनस n आएगा, और दिस टर्म रेज टू पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग कि yn होगा कैसे, कम ऑन, a रेज टू पावर n, हर m के जगह क्या रखना है, n रखना है, यहाँ n रखो, n, उसके बाद n माइनस 1 n माइनस 2, ये शुरू करो कहाँ तक के इधर। अगर यहाँ m की जगह n रखोगे तो बेटा n माइनस n कैंसिल होके ये माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा सिर्फ, और इस टर्म के ऊपर पावर में क्या आएगा, ax प्लस b रेज टू पावर 0 आएगा, क्योंकि m के जगह n तो n माइनस n हो रहा है, इस प्रकार से मिलेगा। ओवरऑल अगर बेटा इसको लिखोगे तो क्या हो रहा है कि a रेज टू पावर n मिल रहा है, उसके बाद ये n से लेकर 1 तक जा रहा है, इसका मतलब n का फैक्टोरियल है। कम ऑन, एट द सेम टाइम ax प्लस b रेज टू पावर 0 है तो वो 1 है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ये हुआ बेटा सेकंड केस का फॉर्मूला, इफ m ग्रेटर देन 0 और m इक्वल टू n है तो आप यहाँ तक के जाओगे। अब आप तीसरा केस भी सोच सकते हो कि सर इफ m ग्रेटर देन 0 है लेकिन m लेस देन n है, लेस देन n, ट्राई करके देखो। m को सपोज आप 3 समझो फॉर एग्जांपल,
n को आप m को आप 2 समझो और n को आप 3 समझो। देखो m n से छोटा है, ट्राई करो, रखो यहाँ पे m की जगह 2 रखो, n की जगह 3 रखो, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा बेटा 2, यहाँ आएगा 2 माइनस 1, यहाँ आएगा 2 माइनस 2। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, या 2 माइनस 2 बोले तो 0 हो जाएगा, और अगर ये टर्म 0 तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। सो जब भी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि m लेस देन n है इस फॉर्मूला में, सो डेफिनेटली यू विल गेट आंसर एवरी टाइम एज अ 0, y इक्वल टू 0। सो इस प्रकार से आपके पास 3 फॉर्मूले अलग अलग कंडीशंस के लिए मिल गए। ये याद रखना, ये जनरलाइज फॉर्मूला था इसके लिए, और ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार अगर ये आपको क्लियर हो गया तो फिर आप इस a और b की जगह कोई भी वैल्यू आते तो आप इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना। इसलिए मैंने x रेज़ टू पावर m आपको करने के लिए दिया, जस्ट ट्राई फॉर दिस वन, यू गेट करेक्ट आंसर्स। अब हम थर्ड नंबर के लिए जाएंगे। लेट y इक्वल टू 1 बाय x, ओके, 1 बाय x के लिए। अब इसका भी आपको nth डेरिवेटिव निकालना है। चलो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। पहला निकालोगे -1 बाय x स्क्वायर। इसका दूसरा डेरिवेटिव करने से पहले आप बेटा -1 इधर साइड में रखो, और इस x रेज़ टू पावर 2 को मैं ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, बस नीचे वाले टर्म को ऊपर ट्रांसफर किया, क्योंकि 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से बेटर है कि आप इसका डेरिवेटिव सोचिए। चलो इसका अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव करते हो बेटा, ये -1, ये -2 सामने आएगा, और x से कम हो जाएगा, पावर x से कम हो जाना बोले तो x रेज़ टू पावर क्या आएगा, -3 आएगा। इसको वापस मैं लिखने का एक टेक्निक बताता हूँ। इसका माइनस ले लो, ये माइनस ले लो, इसका मतलब ये -1 का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर 1 है और इसका एक -1, तो दोनों मिला के स्क्वायर, और साइड में आएगा 2 into 1 लिख सकते हो उसको। अब लिखने का तरीका ऑब्जर्व करो। अब इसका और डेरिवेटिव करोगे बेटा थर्ड, और क्या होगा, ये पावर वापस आगे आएगा -3, तो वो जो -3 आएगा उसका माइनस हम लेंगे, तो आप लगे तो ऑब्जर्व करना नेक्स्ट स्टेप में 2 into 1, और यहाँ कौन आ रहा है -3, और x के ऊपर कौन आ रहा है -4। इसको बराबर ऑब्जर्व करो, ये माइनस और ये माइनस मिला के -1 के पावर में आएगा 3, और यहाँ आएगा 3 into 2 into 1 into x रेज़ टू पावर -4। आप ऐसे करते जाओगे तो आप हमेशा इसी प्रकार के टर्म्स देखते जाओगे। आप ये तीनों डेरिवेटिव को बराबर ऑब्जर्व करो कि हो क्या है। देखो बेटा, सिमिलरली आप nth डेरिवेटिव के लिए जा सकते, ये सिमिलरली है nth डेरिवेटिव yn, तो क्या होगा, -1 के ऊपर पावर 3 आया जब आपने तीसरा डेरिवेटिव किया। देखो तीसरा किया तो -1 के ऊपर पावर 3 आया, दूसरा किया तो -1 के ऊपर पावर 2 आया। इसलिए जब आप nth डेरिवेटिव करोगे तो -1 के ऊपर पावर n आएगा। क्लियर है सबको? जब आप तीसरा डेरिवेटिव कर रहे हो बेटा तो 3 से लेकर 1 तक जा रहा है, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल हुआ है, ये 2 का फैक्टोरियल था। थर्ड डेरिवेटिव के लिए अगर 3 का फैक्टोरियल है तो nth डेरिवेटिव के लिए n फैक्टोरियल आएगा। कम ऑन। और क्या हो रहा है बेटा पता है, जितना पावर x के ऊपर दिख रहा है वो -4 है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि आप इसको ऐसा ना लिख के इसके नीचे भी अगर x रेज़ टू पावर 4 लिखोगे तो दैट इज आल्सो ओके। तो अगर आप इसको इस प्रकार से लिखोगे, यानी 3 के लिए अगर नीचे पावर में 4 आ रहा है, 2 के लिए नीचे पावर में 3 आएगा क्योंकि नेगेटिव 3, तो अगर आप इसको नीचे ट्रांसफर करोगे x रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, तो x से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि आप इसके नीचे क्या लिखोगे, x के ऊपर पावर x से बढ़ेगा बोले तो n+1 आना चाहिए। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है इस प्रकार से डेरिवेटिव मिलेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं सर जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने 3 अलग अलग केसेस लिए थे वैसे यहाँ लेना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था कि रेज़ टू पावर m था और डेरिवेटिव nth कर रहे थे, तो 2 टर्म आपको मिल रहे थे m और n। लेकिन इस प्रॉब्लम में तो सिर्फ nth डेरिवेटिव के बारे में सोचना है, कोई पावर वावर तो है नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पे खत्म हुआ है। ये भी शॉर्ट स्वीट और सिंपल प्रॉब्लम था। 1/x अगर मैंने पढ़ाया तो डेफिनेटली 1/ax प्लस भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो इसी से रिलेवेंट बेटा हम अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन। सोचिए,
लेट y इक्वल टू क्या है बाबा, e रेस टू पावर ax प्लस b। चलो इसका पहला रेडी करो, यू नो दैट e रेस टू पावर f ऑफ x का रेडी e रेस टू पावर f ऑफ x ही आता है, लेकिन f ऑफ x का रेडी साइड में करते हैं, तो इस ax प्लस b का रेडी साइड में करोगे तो a आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 इंटू a आएगा और b का डेरिवेटिव 0, ये होगा पहला डेरिवेटिव। वापस आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव करो, इसका जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ एज इट इज, और ये कांस्टेंट है एज इट, तो e का डेरिवेटिव जब करोगे तो e रेज़ टू पावर f ऑफ x आएगा, लेकिन इसका वापस यहाँ करना पड़ेगा a, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी जब आपने सेकेंड डेरिवेटिव किया तो आपको इस प्रकार से मिला, जब आप तीसरा करोगे तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, a रेज़ टू पावर 3 आएगा, e रेज़ टू पावर ax प्लस b आएगा। आप डेरिवेटिव करते जाओ, आपको सिर्फ इसी प्रकार से मिलते जाएंगे। चलो आप ऑब्जर्व करो, और सिमिलरली फिर आप यहाँ पे एक जुगाड़ बना सकते हो, कौन सा, सिमिलरली जब आपने तीसरा रेडी किया तो a के ऊपर पावर 3 आया और e का टर्म मिला, जब सेकंड रेडी किया तो a के पावर 2 आया और e का टर्म। सो ऑल इन ऑल जब आप nth डेरिवेटिव करोगे तो a रेज़ टू पावर n आएगा और साइड में e का टर्म आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका nth डेरिवेटिव मिल गया। ये भी बहुत प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, कम ऑन। पहला थोड़ा सा देखने के लिए लगेगा कि यार ऑड वन आउट है, बट डेफिनेटली बेटा जब आगे के क्वेश्चन देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। e रेज़ टू पावर ax प्लस b मैंने पढ़ाया, हो सकता है e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 आ जाए, इसी प्रकार से फॉलो करना है। इज इट क्लियर? चलो हम इसी प्रकार से नंबर 6 के लिए ट्राई करते हैं। नंबर 6 में देखो, y इक्वल टू a रेज़ टू पावर px प्लस q। इसका भी आपको nth डेरिवेटिव लेना है। शायद आपको जैसे पिछले मैंने 3-4 प्रॉब्लम पढ़ा है उसको देखकर बेटा आप गेसिंग आ गया होगा कि आगे कैसे कैसे बढ़ते जाना है। तो आपको 1, 2, 3 डेरिवेटिव लेकर देखना है, फिर उसमें चेंजेस ऑब्जर्व करना है, और उसको देखकर फिर आप nth डेरिवेटिव डेफिनेटली लिख सकते हो। चलो प्रोसीड करो। इसका पहला डेरिवेटिव, अब भले मैंने फॉर्मेलिटी बंद की है, जैसे आप यहाँ एग्जाम में डेफिनेटली लिखोगे, अगर स्टेट बोर्ड का एग्जाम है तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन गो फॉर dy by dx, और उसी को आप y1 बोलते हो। इसका जब पहला रेडी करोगे तो इट लुक्स लाइक a रेज़ टू पावर f ऑफ x बेटा, और a रेज़ टू पावर f ऑफ x का रेडी पता है आपको, a रेज़ टू पावर f ऑफ x इंटू लॉग a, लेकिन f ऑफ x का रेडी साइड में बोले तो f डैश ऑफ x करते हैं। px प्लस q का रेडी अगर यहाँ करोगे बेटा तो px का p आएगा और q का डेरिवेटिव 0 आएगा। a हुआ है एक डेरिवेटिव, इसी से आप सेकेंड रेडी करो। इसमें कौन कौन कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेंगे क्योंकि उसके साथ a रेज़ टू पावर px प्लस q ये टर्म मल्टीप्लाई में है। चलो वापस a रेज़ टू पावर px प्लस q का रेडी करेंगे हम, तो क्या आएगा, a रेज़ टू पावर px प्लस q आएगा, वापस इंटू में log a आएगा, क्योंकि ये a रेज़ टू पावर f ऑफ x जैसे, तो a रेज़ टू पावर f ऑफ x इंटू log a, और f ऑफ x का डेरिवेटिव साइड में, तो px का क्या आएगा, p आएगा, और q का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसको बराबर लिख लो सिर्फ आप, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि p इंटू p स्क्वायर मिल रहा है, log a इंटू log a का स्क्वायर मिल रहा है, और a रेज़ टू पावर px प्लस q मिल रहा है। सिमिलरली आप तीसरा रेडी यहाँ ही ऑब्जर्व करो बेटा, सेकेंड के लिए पी स्क्वायर तो थर्ड के लिए पी क्यूब आएगा, सेकेंड के लिए लॉग ए का होल स्क्वायर तो थर्ड के लिए लॉग ए का होल क्यूब आएगा, और ए रेज़ टू पावर पी एक्स प्लस क्यू जिंदाबाद है। अब आपको गेसिंग आ गया कि आप एन डेरिवेटिव भी करोगे इसका, तो पी रेज़ टू पावर एन आएगा, लॉग ए रेज़ टू पावर एन आएगा, और ए रेज़ टू पावर पी एक्स प्लस क्यू आएगा। अब हो सकता है बेटा इसी में चेंजेस करके p और q की जगह कोई और वैल्यू आएगा, जैसे 4 आएगा, इधर 5 आएगा, तो ट्राई टू सॉल्व इन द सेम वे। इज इट क्लियर? नाउ जैसा मैंने ये वाला पढ़ा दिया, अब हम देखेंगे बेटा log ऑफ ax प्लस b, और 7th पढ़ने के बाद 8 और 9 फ्री में है, यानी बाय 1 एंड गेट 2। ओके, कम ऑन, ऑब्जर्व द 7th नंबर। लेट y इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b। चलो इसका पहला डेरिवेटिव log ऑफ f ऑफ x 1 अपॉन f ऑफ x, एंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x तो ax का a, b का 0।
ये होगा पहला, इसका दूसरा रेडी करेंगे हम y2, तो a एज इट इज, और इसका करोगे तो -1 अपॉन ax प्लस b का स्क्वायर और इंटू में a, क्योंकि ये 1/x जैसे था बेटा, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स समझो इसको, और 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, लेकिन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साइड में करना पड़ेगा, तो ax का a आएगा, b का 0 आएगा। थोड़ा इसको अगर बराबर लिख लोगे आप लोग तो -1 a स्क्वायर अपॉन ax प्लस b का स्क्वायर, लेकिन फॉर डेरिवेटिव पर्पस आप ये स्क्वायर के टर्म को ऊपर ट्रांसफर करना, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हो -1 a स्क्वायर ax प्लस b रेज़ टू पावर ऑफ -2। अब करना है इसका तीसरा डेरिवेटिव, क्योंकि जनरली जब भी कभी डिनोमिनेटर में कोई पावर में 2 या 2 से ज़्यादा कोई आता ना बेटा, तो उसका डेरिवेटिव लेने से पहले आप पहले उस नीचे वाले टर्म को ऊपर ट्रांसफर करना, यानी +2 का -2 हो जाएगा, +3 तो -3 हो जाएगा, और बाद में फिर उसका डेरिवेटिव करना, क्योंकि डेरिवेटिव में ये पावर को आगे लाने का लाइसेंस आपके पास होता है, जो पावर न्यूमरेटर के टर्म के लिए हो। चलो प्रोसीड करो, ये -1, ये a स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, वो -2 आ है, और ax प्लस b उसके पावर में -3 आएगा, एक से कम हो रहा है, और यहाँ अंदर के टर्म को साइड में करोगे तो a आएगा। ऑल इन ऑल बराबर ऑब्जर्व करना, इसका मैं माइनस इसके साथ जोड़ देता हूँ, तो बेटा ये -1 का स्क्वायर बोलना होगा, उसके बाद ये a स्क्वायर और यहाँ का a मिला के a³ देखना, और ये 2 है, 2 के साइड में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिख सकते हो, और ax प्लस b रेज़ टू पावर -3 है, तो उसको मैं वापस नीचे ट्रांसफर करके इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो आप ऑब्जर्व करो पहला, दूसरा, तीसरा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, तो ओके, तो यू विल कम टू नो कि बेटा यहाँ पे जब आप तीसरा डेरिवेटिव कर रहे हो तो -1 के ऊपर पावर 2 आ रहा है, एक से कम हो रहा है, जब आप दूसरा कर रहे हैं तो -1 के ऊपर पावर 1 था सपोज, तो डेफिनेटली जब आप इसका nth डेरिवेटिव करोगे, सो व्हाट विल यू कम टू नो, थर्ड कर रहे हैं तो -1 के ऊपर पावर 2 है, nth डेरिवेटिव करोगे तो -1 के ऊपर पावर n-1 आएगा ना, 3 के लिए 2 आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा था पावर, एक से कम। उसके बाद जब आप तीसरा डेरिवेटिव कर रहे थे तो a के ऊपर पावर 3 है, दूसरा कर रहे थे a के ऊपर पावर 2 है, तो n डेरिवेटिव करोगे तो a के पावर में n आएगा, बराबर। जब आप तीसरा डेरिवेटिव कर रहे हो तो 2 मिल रहा है, 2 का फैक्टर लेंगे, आप लगे तो चौथा करके देखना y4, तो यहाँ पे बेटा 3 का फैक्टर मिलेगा, यानी एक से कम हो रहा है, 3 के लिए 2 का फैक्टर लेंगे, 2 × 1, तो n के लिए क्या आएगा, n-1 का फैक्टर लाएगा कम। एट द सेम टाइम नीचे क्या है कि y3 है तो ax प्लस b के ऊपर पावर 3 आ रहा है, y2 है तो ax प्लस b रेज़ टू पावर ऊपर -2 नीचे लेकर जाओगे तो +1, तो ऑल इन ऑल ax प्लस b रेज़ टू पावर n। तो मुझे लगता है इस प्रकार से यहाँ पे आपको nth डेरिवेटिव log ऑफ ax प्लस b का मिल गया। इसी से रिलेटेड बेटा आप ये आगे के क्वेश्चन ट्राई करना। ये जो अभी भी नया टॉपिक ऐड हुआ है 12th स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, तो ये सब लोगों के साथ शेयर करो, चाहे वो AWA के हो या ना हो, या फिर वो होने वाले होंगे। लेट्स कन्वे देम दिस थिंग्स, इवन दो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो, JEE एंड CET ऑल्सो। अब हम ये क्वेश्चन देखना चाहेंगे सेम टॉपिक के ऊपर, और बेटा इसमें तो बहुत बड़ा ऑफर है जो आपको अमेजोन भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको नंबर 10 समझना है और उसके ऊपर 1 2 3 4 प्रॉब्लम फ्री, यानी बाय 1 एंड गेट 4। ओके, दिस इज ओनली AWA ऑफर, दिस इज फॉर यू ओनली पीपल, कम ऑन। नंबर 10 के बारे में सोचो, आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b गिवन है। एज यूजुअल जैसे बेटा हमारा प्रोसीजर है कि हम इसका पहला डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, उसके साथ के टर्म को एज इट इज रखेंगे, लेकिन उसके साथ के टर्म का डेरिवेटिव आप साइड में करोगे तो ax का डेरिवेटिव a आएगा और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन बेटा एक साइन कॉस के प्रॉब्लम की आपको एक बात बता दूँ, जब भी nth डेरिवेटिव में साइन कॉस के प्रॉब्लम आएंगे
तो जो ओरिजिनल टर्म है, अगर साइन है तो पूरा प्रॉब्लम आखिरी तक साइन साइन में ही लेकर जाना पड़ता है, कॉस है तो पूरा प्रॉब्लम कॉस में। जैसे देखो आपने ओरिजिनली साइन था लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद कॉस आया, तो पहले इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने से बेटर है कि इस कॉस का कन्वर्शन आप साइन में कर दो। ओके, तो बेटा इसका जब आप कन्वर्शन साइन में करोगे, इसलिए मैंने ऊपर कुछ हिंट लिख कर दिए थे कि कॉस के जगह साइन लिखना है तो आप इस पैटर्न में लिख सकते हो। ओके, चलो तो ये cos x समझो, इसकी जगह आपको साइन इस पैटर्न में लिखना है। ये बेसिक था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। π/2 के लिए साइन का हो जाता है cos, क्वाड्रेंट सेकंड है तो साइन का आंसर पॉजिटिव रहता है। π/2 के लिए cos का हो जाएगा साइन, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव रहता है। तो उसी को देखकर, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हो। cos के जगह साइन आप लिख सकते हो, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको π/2 प्लस यहाँ का टर्म लिखना पड़ेगा। x है तो π/2 प्लस x, और ax प्लस b है तो π/2 ax प्लस b, इस प्रकार से। तो देखो cos का कन्वर्शन वापस साइन में हुआ। डेरिवेटिव नहीं लिया मैंने सेकंड, मैंने सिर्फ जो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद cos आया था उसका कन्वर्शन साइन में किया है। नाउ आप y2 के बारे में सोचो, सेकेंड डेरिवेटिव, इसका सेकेंड, अब इसका नहीं, अब इसका लेना। तो a एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा बेटा cos, अंदर का टर्म एज इट इज, लेकिन अंदर के टर्म को साइड में करेंगे तो π/2 कांस्टेंट है 0 आएगा, ax का a आएगा, b कांस्टेंट है 0 आएगा। वापस cos आया, इसका वापस साइन करना पड़ेगा, तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। cos की जगह अगर साइन लिखना है ना बाबा, तो π/2 प्लस ये पूरा टर्म, x के लिए π/2 प्लस x, तो cos ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट साइन ऑफ π/2 प्लस दिस टर्म, तो यहाँ आएगा π/2 प्लस ax प्लस b। बराबर ऑब्जर्व करो, तो π/2 प्लस π/2 क्या है बाबा, पाई होता है, लेकिन आप जनरलाइज सॉल्व करें ना बेटा, तो π/2 प्लस π/2 2π/2 बोलना, 2 कैंसल मत करना, क्योंकि हमको इसी प्रकार से तीसरा चौथा करते जाना है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब बेटा आपने यहाँ डेरिवेटिव किया था सेकेंड, तब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद आपको यहाँ पे 2 मिल गया। कम ऑन, जब आप थर्ड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप ऑब्जर्व करते जाओ, तो आप यहाँ पे तीसरा खुद होकर लिख सकते हो, जिसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं रहेगी। ऑब्जर्व फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट के लिए ऑब्जर्व करो, a sin π/2 प्लस ax प्लस b, ये था फर्स्ट। ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व दिस सेकेंड। फर्स्ट के लिए a के ऊपर पावर 1 है, सेकेंड के लिए a के ऊपर पावर 2 है, तो थर्ड के लिए a के ऊपर पावर 3 आएगा। फर्स्ट में भी साइन था, सेकेंड में भी साइन है, ओरिजिनल भी साइन था, थर्ड में भी साइन ही आएगा। फर्स्ट के लिए π/2 है, 1 π/2 है, सेकेंड के लिए 2 π/2 है, थर्ड के लिए 3 π/2 आएगा। और ये जो π/2 के साथ शेपूट है, ax प्लस b, ये हर बार कॉमन है, प्लस ax प्लस b। तीसरा क्या, आप तो जितना चाहे उतना डेरिवेटिव कर सकते हो। सिमिलरली फिर आप यहाँ जरूर लिख सकते हो बेटा, जब आप nth डेरिवेटिव करोगे, सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, yn इज इक्वल टू 3 के लिए 3 तो n के लिए n, 3 के लिए 3 तो n के लिए n। सो इस प्रकार से आपको साइन ऑफ ax प्लस b का nth डेरिवेटिव मिल गया। और जैसे ये पढ़ा है बेटा, वैसे आप बाकी डेफिनेटली खुद ट्राई कर सकते हो। हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ, ax प्लस b का जब आपने डेरिवेटिव लिया नेक्स्ट टाइम तो a आया था, वैसे 3 - 2x का करोगे तो -2 आते जाएगा, -2 उसका पावर बढ़ते जाएगा, ये याद रखना सब लोग। यानी सिर्फ a की जगह क्या आएगा, -2। ओके, इसके सारे जो प्रॉब्लम मैंने आपको खुद करने के लिए दिए, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप आखिरी में कुछ फोटोज ऑब्जर्व करोगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बाकी सारे प्रॉब्लम खुद प्रैक्टिस करोगे। चलो इस लिस्ट में से बेटा मैं आपको 16 नंबर पढ़ा देता हूँ,
15 नंबर इज सेम वाज प्रीवियस लिस्ट जिसमें मैंने 1/ax + b के बारे में बताया था, उसी से रिलेवेंट ये खुद आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको 16 पढ़ा देता हूँ, 16 के बाद 17 और 18 फ्री में है। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, 16 नंबर, लेट y = e⁻x cos of bx + c। चलो तो इसका हम डेरिवेटिव करना चाहेंगे। पहला डेरिवेटिव करो, ये सबसे बोलते ना टकाटक वाला प्रॉब्लम है। समझ लो जिस स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ गया, एनआई डेरिवेटिव आपको आ गया। ओके चलो पहला डेरिवेटिव करोगे तो बेटा इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 टर्म मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, और जब भी डेरिवेटिव में 2 टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लेकिन सिर्फ कॉस का करने से नहीं होगा, ये अंदर के टर्म का करना पड़ेगा। तो bx + c का डेरिवेटिव b आएगा बेटा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज था, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव है प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव e⁻x का, e⁻x इनटू में a। तो अब इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करो, कुछ तो भी कॉमन है, e⁻x कॉमन है, वो कॉमन आने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेता हूँ। नेगेटिव टर्म को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेता हूँ, a × cos of bx + c माइनस b × sin of bx + c। हैव अ लुक, यहाँ थोड़ी गड़बड़ होने लगती है स्टूडेंट की। बेटा इसका डेरिवेटिव और यहाँ पे ही करने से बेटर है, इसमें कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, बराबर ऑब्जर्व करना। आप लोगों को मैंने जैसे बोला था लास्ट टाइम पिछले प्रॉब्लम में कि कॉस अगर है तो आपको यहाँ पे कुछ भी करके सिर्फ कॉस लाना है, याचा अर्थ असं नाही की खोडून टाकायचं आहे। अरे बाबांनो थोडं लॉजिक थ्रू आपल्याला जायचं आणि ते कॉस आणायचं आहे फक्त। तर कसं, तर ह्याचा कोएफिशिएंट पाहायचा, ह्याचा कोएफिशिएंट घ्यायचा। मी तुम्हाला याची एक टेक्निक सांगतो की आता दोन्हीकडे तुम्ही रूट ऑफ, ऐका, रूट ऑफ a² + b² ची ॲडजस्टमेंट करायची आहे। निगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो, निगेटिव्ह घ्यायची गरज नाही तसं। याची ॲडजस्टमेंट कशी बघा, y1 e⁻x रूट ऑफ a² + b²। आता a आणि b ची जर व्हॅल्यू वेगळी असेल तर त्याच्या अकॉर्डिंगली इथे चेंजेस होतील। जर तुम्ही या ब्रैकेटला मल्टीप्लाई कराल तो प्रत्येकाला डिवाइड करायला गेलं a/√ऑफ, यानी जो होगा वो सब तरफ सेम होगा। जिसने आपको मल्टीप्लाई, जिस टर्म्स ने आपको मल्टीप्लाई किया उसी टर्म से आपने इसको डिवाइड भी किया, ऑब्जर्व करो सब लोग। और मैं बेटा इसको अब हक से बोल सकता हूँ कि ये cos अल्फा है, पुट कर सकते हैं या फिर कंसीडर कर सकते हैं। a/√ऑफ a² + b² = cos अल्फा। कांस्टेंट है ये, तो इसको कांस्टेंट से ही रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने cos x नहीं बोला, cos अल्फा बोला है। और इसको ही क्यों cos बोला, इसको cos और इसको बोल देता हूँ बेटा मैं sin। निगेटिव मत लेना, सिर्फ वैल्यू लेना। b/√ऑफ a² + b², इसको बोल देता हूँ मैं sin। सारी चीज़ें टकाटक सेटिस्फाइड है। आप एक काम करो, इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग करके देखना, वैल्यू आएगा टोटल 1। यानी यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है। cos² + sin² करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो, आंसर डेफिनेटली आपको 1 मिलेगा। दूसरी बात, इसको cos और इसको sin क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है बेटा cos का एक्सपेंशन का फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B। चलो, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको अल्फा का वैल्यू अगर यहाँ से निकाला तो दोनों का डिवीजन करो, sin बाय cos करना, cos बाय sin करने से बेटर sin बाय cos, दिस अपॉन दिस, तो रूट कैंसिल हो गया, यहाँ b बाय a बचेगा। tan अल्फा इक्वल टू b बाय a, अल्टीमेटली बेटा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे हम इसमें। तो बोलो ये क्या होगा, y1 इज इक्वल टू e⁻ax, यहाँ
ह्याला तुम्ही असं लिहू शकता ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर रूट म्हणजे रेस टू पॉवर 1/2. बोलो इधर कॉस अल्फा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. यहाँ पे जरा सोचिए, कॉस का एक्सपेंशन का फॉर्मूला ऑब्जर्व कर रहे होंगे बेटा. कम ऑन, cos A cos B minus sin A sin B. So it's a formula of cos A plus B. माइनस के लिए प्लस होता है, A plus B बोले तो जैसे bx plus c plus अल्फा. सो ये हुआ बेटा पहला डेरिवेटिव. यहाँ से हमने इसका एडजस्टमेंट करते गए यहाँ तक क्या है. और आप ऑब्जर्व करो, अब जो ओरिजिनल कॉस था वही कॉस अब आपको यहाँ मिला है. कम ऑन, अब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ करोगे y2, मजा आएगा. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू पावर 1/2 ये कांस्टेंट टर्म है. अब इधर लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये भी एक्स का टर्म है और ये भी एक्स का टर्म है. लगाओ प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट टर्म एज इट इज ई रेस टू पावर एक्स. ये कॉस का डिवाइड करेंगे तो माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ लगा देते, तो माइनस साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा. इस अंदर के टर्म साइड में करोगे तो बी आएगा, बरोबर. चलो फर्स्ट टर्म एज इट इज था, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आप सेकेंड टर्म एज इट इज cos ऑफ bx प्लस c प्लस अल्फा. सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का बोले तो e रेज़ टू पावर ax का डेरिवेटिव, e रेज़ टू पावर ax और इनटू में a आएगा. हैव अ लुक. वापस बेटा दोनों से क्या कॉमन है आप मुझे बताओ. तो e रेज़ टू पावर ax कॉमन है, उसको निकाल लो. e रेज़ टू पावर ax को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू पावर 1/2 एज इट इज है. बचे टर्म को अंदर लिख लो. तो मैं क्या करूँगा, जो पॉजिटिव उसको पहले लिख लेता हूँ, ए इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा माइनस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा. वापस वही सिचुएशन आया जो पिछले प्रॉब्लम में हो रहा था. इस पैटर्न में देखो सब लोग, वापस आप वही रूट का एडजस्टमेंट, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट ए और बी है. तो बोलो बेटा ये y2 होगा कैसे. e रेज़ टू पावर x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2. वापस अगर एक रूट ले लेता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ a के नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बाकी एक्सप्लेनेशन की अब जरूरत नहीं है आप लोगों को. cos ऑफ bx प्लस सी प्लस अल्फा माइनस b के नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ bx प्लस सी प्लस अल्फा. इस प्रकार से अब आप वापस बेटा इसको क्या रिप्लेस करोगे, वही cos अल्फा और इस को साइन अल्फा. सो टेल मी व्हाट इज y2 नाउ. y2 इज इक्वल टू क्या, e रेज़ टू पावर ax है और इसके ऊपर 1/2, इसके ऊपर 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 2/2. 2/2 को मैं 1 लिख सकता हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट हमको जनरलाइज फॉर्मूला तैयार करना है, इसलिए 2/2 ही रहने दो. चलो आगे बढ़ो और बोलो बेटा अंदर क्या आएगा. इसकी जगह cos अल्फा, cos ऑफ bx प्लस सी प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ bx प्लस सी प्लस अल्फा. डोंट लेट इट गो, ऑब्जर्व इट. आपको करना ही है. इसी प्रकार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. कम ऑन, एंड इट मे गिव यू 4 out of 4 मार्क्स व्हेन इट इज इन योर स्टेट बोर्ड एग्जाम. अल्टीमेटली दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड CET. ओके नाउ अगर सपोज बेटा ए और बी के जगह चेंजेस आ गए तो आप पैटर्न यही यूज करना है आप लोगों को. और जनरली CET और JEE में आप डायरेक्ट इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना. ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायरेक्ट आप ऑप्शंस में कौन सा मैच होता है वो आप देख सकते हो. क्लियर. ये मेहनत आप लोगों के लिए शुरू है और इसकी आप इज्जत किया करो. अब बोलो बेटा यहाँ ऑब्जर्व क्या करो. सेकेंड डिग्री में आपको पता चल रहा होगा y2 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ax ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज़ टू पावर 2/2. तो बताओ यहाँ कौन सा टर्म रहता है, cos ऑफ cos a cos b माइनस sin a sin b है, तो ये cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, तो ये bx प्लस c प्लस अल्फा, तो इट विल बी 2 अल्फा. क्योंकि देखो ना
ये अल्फा और इसके अंदर भी अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। अब आप सब लोग ये पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव ऑब्जर्व करोगे और बताओगे। चलो पहला डेरिवेटिव ऑब्जर्व करो, बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/2 था, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2/2 था। तो सिमिलरली आप यहाँ पे nth डेरिवेटिव को लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, e रेज़ टू पावर x तो कॉमन है, पहला डेरिवेटिव हो या दूसरा डेरिवेटिव हो e का टर्म कॉमन है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 1/2 था, सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2/2 था। तो nth डेरिवेटिव के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर n/2 होगा। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो cos ऑफ bx प्लस c 1 अल्फा था, यहाँ cos ऑफ bx प्लस c 2 अल्फा था। तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, cos ऑफ bx प्लस c प्लस कितना अल्फा आएगा, n अल्फा। लेकिन अल्फा क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ी आपको प्रॉब्लम में कुछ गिवन था, अल्फा तो आपने खुद डिसाइड किया है। तो अल्फा कहते हैं tan इनवर्स ऑफ b बाय, इसलिए आप आखिरी में आंसर कैसे कंप्यूट करोगे, e रेज़ टू पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेज़ टू पावर क्या बेटा n/2 और cos ऑफ bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स ऑफ b बाय, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड आंसर। और इस प्रकार से आपने इस टॉपिक को फिनिश किया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन बटन फॉर नोटिफिकेशंस। ओके, एडमिशंस आर ओपनिंग AWA। जितना मज़ा क्लास में बैठकर पढ़ने में आएगा उतना आपको शायद ही कभी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। इससे 5 गुना ज़्यादा हम क्लास में एक्सपीरियंस करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, सी यू इन द क्लास।